देखते हैं 61। ये क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इनमें कौन सा सा नहीं बदलता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर क्या नहीं बदलेगा, उसका वेग गति नहीं बदलेगा, आवृत्ति तरंग दैर्ध्य अपवर्तनांक क्या नहीं बदलेगा इसमें से। इसमें जो इसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। बेसिकली अगर कोई एक मीडियम है, ठीक है, सपोज ये मीडियम M1 है, ये मीडियम M2, लाइट इससे क्रॉस हो रहा है तो यहाँ से इसे आ जाएगा तो वेग तो बदलेगा ही, वेवलेंथ भी बदलेगी, क्या एम्पलीट्यूड की तरफ अपवर्तनांक, ठीक है, लेकिन जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें क्या है 62 पढ़ने में काम आने वाला ग्लास बनते हैं। किस प्रकार के लेंस बनते हैं तो देखिए अवतल है ऑप्शन में, उत्तल है, साधारण और ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन आस्किन बीपीएससी प्रीलिम्स 2001। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन बी होगा उत्तल लेंस। ऐसा क्यों है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि जो पढ़ने के काम आने वाला ग्लास है वो बेसिकली जो होता है दूरदृष्टि को दूर करता है। अगर कोई व्यक्ति मान ली दूरदृष्टि से है तो उसको स्पष्ट देख नहीं पाएगा, परंतु उसको जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, वो नहीं देख पाएगा। अगर इस दोष को आप निवारण के लिए फोकस दूरी का जो भी यूज करना चाहते हैं तो वो बेसिकली लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष, इसका अगर अंतर आप समझेंगे तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। साउंड का अगर आप वेलोसिटी देखें किसमें, एयर में, तो बेसिकली कितना है, लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। ये तो एकदम फैक्ट है। और ये जो देखिए 3 × 10⁻10 दिया है मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, ये किसका है, ये लाइट का है, ये लाइट की वेलोसिटी है। और ये वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, साउंड की। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो जैसे कि जो साउंड की वेलोसिटी है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर उसका मीडियम चेंज होगा तो नो डाउट कि साउंड की वेलोसिटी चेंज होगी। अगर आप देखें कि साउंड की वेलोसिटी सबसे अधिक किस मेटल में होती है, किस में होती है, तो आपको मिलेगा आई थिंक लोहा या फिर स्टील कह लीजिए, इन दोनों में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी साउंड की वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन है कि तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रकाश आप दे जानते हैं कि लाइट क्या है, लाइट डुअल नेचर है, वो दोनों तरफ बिहेव करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लाइट है वो डुअल नेचर है, वो उसमें आपको कभी कभी पार्टिकल की तरह भी मिलेगा और कभी कहीं कहीं वेव की तरह भी बिहेव करता है, आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा कि ऑप्शन सी। 65 नेक्स्ट क्वेश्चन जो 65 है कि आकाश का रंग नीला लगता है क्योंकि। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जब बेसिकली हाई स्कूल की अगर आप बुक देखे होंगे तो वहाँ चाहे पी बोर्ड हो चाहे फिर अदर कोई एनसीईआरटी अगर 10th लेवल से काम करते तो वहाँ पे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है कि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। वायुमंडल जो है दीर्घ तरंग को लघु तरंग की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे जो है कि लघु तरंग जो है उसकी अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस रंग का प्रकीर्णन होता है, तो बेसिकली किस रंग का होता है, ब्लू का ही। तो जिस रंग का होगा उस रंग का वायुमंडल दिखता है। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिकली मैटर करता है इसका क्या, तरंग दैर्ध्य, उसकी डिपेंडेंसी है कि इसका तरंग दैर्ध्य कैसा है, उसी अकॉर्डिंग उसका प्रकीर्णन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्या है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस और -4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप देखें तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ठीक है, याद रखेंगे -4 नहीं है, 4 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग अभी पहले भी डिस्कस किए हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला बता दें किस फार्मूले से आप करेंगे। अगर एफ है फ़ारेनहाइट तो ठीक है, F = 9/4
5 C, ठीक है, और प्लस 32। इस फार्मूले से रख जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये फार्मूले से होगा, फार्मूला आपको याद रहेगा तभी जाकर आप इस मान को कन्वर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति मतलब होती है, तो ऐसा क्यों है? जो रेन ड्रॉप्स है वो इस तरह क्यों बनता है, तो इसका जो रीजन देखिए क्या कह दिया हुआ है, द्रव्य का घनत्व, वायुमंडलीय दाब, या फिर पृष्ठ तनाव या गुरुत्व। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर का ऑप्शन होगा पृष्ठ तनाव। जो सरफेस टेंशन, इसकी वजह से चीज़ें जो वर्षा की बूंद है वो गोलाकार आकृति में हो जाती है। ये पृष्ठ तनाव क्या है, तो पृष्ठ तनाव देखिए एक उसका जो आणविक आकर्षण, ठीक है, उसका परिणाम, क्योंकि वर्षा की बूंद जब भी धातु की बूंद से इस तरह के जब मिलेगी तो वो गोलीय हो जाती है, क्योंकि उनमें जो सतही उसका है वो सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहता है। जो उसका सरफेस है वो अपना एरिया क्या करता था, मिनिमम करना चाहता है, और इसी मिनिमम करने के चक्कर में उसका क्या होता है, आयतन और निश्चित होते होते क्या बन जाता है, गोलीय बन जाता है, जिसमें उसका क्षेत्रफल क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्लियर है ये चीज़? तो चीज़ ध्यान रखेंगे सरफेस टेंशन की वजह से। अगर आप पानी पे देखते भी हैं तो उस पर तेल के छींटे अगर पड़ जाएँ, तेल के छींटे उस पर तैरते रहते हैं, तो भी रीजन क्या है, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। अब देखिए श्यानता क्या है, जल की, खून की, वायु की, शहद की। तो बेसिकली श्यानता जो है, इसको पहले समझिए कि जो द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता अधिक होगी। मतलब कि अगर आप श्यानता देखिए तो उसके फ्लो, जो कोई भी लिक्विड है या फिर उसकी अगर आप श्यानता देखें तो श्यानता मीनिंग कि उसकी रेट ऑफ फ्लो कैसा, वो कितनी तेज़ी से वो फ्लो का प्रॉपर्टी रखता है। तो इसमें देखिए जल है, खून, वायु, शहद, इसमें क्या होगा, बट ऑब्वियस है कि शहद होगा, क्योंकि ये अधिक गाढ़ा है, तो ये क्या होगा, बहुत धीरे धीरे से फ्लो करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं। महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं, तो ऑप्शन है भूकंप से, सूर्य से, चंद्रमा से, तारों से। कैसे आती हैं? यहाँ पे आने का जो बेसिकली कारण है वो क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा से क्यों? ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगर हम बात करें कि चंद्रमा से आने का मतलब क्या है, कि चंद्रमा से देखिए जो महासागर में ऊंची जल तरंगे वो बेसिकली क्या है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों में कौन नज़दीक है, चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में बहुत नज़दीक है। तो उसका आकर्षण बल जो है समुद्र की तरंगों पर पड़ता है, जिसके कारण वो उठता है और चीज़ें इस तरह की वहाँ पे होनी है। जबकि सूर्य द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है। तो इसलिए सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में क्या होगा, बेसिकली ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाती हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी इज़ द बेसिकली राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि जब एक पत्थर को चाँद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो सपोज कि कोई स्टोन है, कोई उस तरह की चीज़ें हैं, उसको हम कहाँ से ला रहे हैं, चाँद की सतह से पृथ्वी पर, तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा या फिर इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं, भार एवं द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। न द्रव्यमान बदलेगा न भार बदलेगा। यहाँ पे इस कंसेप्ट समझिए कि जब किसी पत्थर को चाँद की सतह पर लाया जाएगा तो उसका द्रव्यमान तो स्थिर रहेगा, लेकिन भार अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो है चंद्रमा की अपेक्षा में गुरुत्व त्वरण ज़्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कि भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। अब देखिए फटाफट सटाना रे। अब देखिए यहाँ पे जो ये W है भार, ठीक है, वो mg होता है बेसिकली। m तो उसका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान तो उसका जो भी पत्थर है तो बदलेगा नहीं, लेकिन g जो है यहाँ पे वहाँ से चाँद से अगर पृथ्वी पर आ रहे हैं तो इसका मान बढ़ेगा। तो g का मान जब बढ़ेगा तो ये इसका प्रोडक्ट जो क्या होगा वो W फाइनली बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इस चीज़ को समझिए, W = mg, इस फार्मूले से इसको समझा जा सकता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72, सौर ऊर्जा में निम्न में से किससे प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा, चंद्रमा, समुद्र, हवा, सूर्य, बेसिकली बट ऑब्वियसली किससे आपको प्राप्त होगी सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका एक मात्र आंसर आप दिमाग में रखेंगे, सौर ऊर्जा सूर्य से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, सूर्य से। अब देखिए सूर्य जो है उसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन के कारण लगातार
विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है। नाभ की सन लेंस जो रिएक्शन सूरज में होता रहता है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि इसका जो ऊर्जा है अंतरिक्ष में सभी दिशाओं में मतलब एक तरह से आपका ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर आप देखें पृथ्वी और अन्य ग्रह इस ऊर्जा का एक बहुत छोटा भाग ले पाते हैं। अगर आप देखें पृथ्वी लगभग इसके अप्रॉक्स में अगर हम देखें तो 4.5 × 10⁻⁸ भाग ऊर्जा का प्राप्त करती है। इतना कम अगर आप देखें अमाउंट, उस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सौर ऊर्जा से निकल रही है सूरज से, उसका एक छोटा अमाउंट बस पृथ्वी प्राप्त कर पाती है। और आप देखते हैं गर्मी के समय में इतनी अगर थोड़ी सी धूप तेज हो जाए तो किस तरह के माहौल बनने लगते हैं, कितनी गर्मी। अगर एक उतनी सी अमाउंट से अगर कुछ और ज़्यादा अमाउंट आने लगे तब क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तभी हमने बताया क्या, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। कि सूरज के जो एनर्जी का आप क्या कहेंगे सोर्स, कि सूर्य में जो इतनी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वो किस रिएक्शन किसके कारण है, तो नाभिकीय संलयन के कारण है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 74। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। ये तो बेसिकली डेट है, डेट अगर आपको याद रहेगा तभी हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर हम पहले बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 19 अप्रैल 1975। ठीक है, ये प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट इस डेट को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट 75, वर्ष दीर्घतम होता है। 75 क्या है, वर्ष दीर्घतम होता है क्या, प्लूटो पर, नेपच्यून पर, गुरु पर, पृथ्वी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्लूटो पर। प्लूटो का जो वर्ष है वो सबसे ज़्यादा होता है दीर्घतम, जिसका आप अगर कह लें कि जो परिक्रमण काल है वो लगभग 248, ठीक है, पृथ्वी वर्ष होता है। कितना, 248 पृथ्वी वर्ष। इतना ज़्यादा क्या होता है प्लूटो का, आप परिक्रमण काल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग जो बेसिकली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही क्या हमने बताया, जो लाइट वाला जो आप देख सकते हैं लाइट की एनर्जी वाला वही। अब देखिए क्या है कि वे तरंगे जिनके संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। डिफरेंस फिर से सुन लीजिए, क्या है कि वे तरंगे जिनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। जबकि इनकी चाल जो है निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है ये चीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय है लगभग, तो लगभग कितना समय लगता है। तो फैक्ट लगभग कितना इसमें समय दिया हुआ है, 8 मिनट, 8.5 मिनट या फिर 3D, इस तरह का ऑप्शन दिए हुए। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, लगभग 8.5 मिनट लगता है, ये ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। फिर वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, 8 मिनट लगभग आया। फिर देखिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो लगता है बेसिकली 8.5 मिनट, लेकिन 8 मिनट दिया है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं थी। यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो ऑप्शन हमें अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ई होना चाहिए, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। 8.5 मिनट है, वहाँ लिखा जा सकता था, लेकिन देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो बिहार PCS में आयोग ने ऑप्शन सी को माना है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था ई, लेकिन माना क्या है, आयोग ने इसका आंसर सी को माना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। 79, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, नो डाउट। ठीक है, सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो है बुध। कौन सा है, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। और बृहस्पति का जो अब जो बड़ा है तो व्यास भी ऑब्वियस बड़ा होगा, इसमें नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बेसिक, सी, फास्ट, फोर्ट्रॉन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्ट। ये कोई लैंग्वेज नहीं है कंप्यूटर, बेसिक भी ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कि सी भी लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन भी एक लैंग्वेज है, लेकिन जो फास्ट है ये कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। लौह है, चांदी है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है। किस रूप में, फिलामेंट के रूप में। तो फिलामेंट के रूप में तो आई होप कि टंगस्टन, किसी का आंसर नहीं गलत होना चाहिए, टंगस्टन यूज होता है। अब टंगस्टन यहाँ क्यों यूज होता है,
उसको भी समझ लीजिए कि टंगस्टन यूज करने का देखिए कि इसका उपयोग जो अगर हम करते हैं तो इसमें क्या है, इसका जो आप प्रतिरोधकता कह ले या फिर आप गलना मेल्टिंग पॉइंट भी देख ले तो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से गलता भी नहीं है, इस वजह से आप कह सकते हैं टंगस्टन। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ 83। इसका राइट आंसर क्या देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु नाभिक का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो जबकि न्यूक्लियस का पार्ट इसमें क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। तो वैकल्पिक ऊर्जा का यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, तो क्या होगा, सौर ऊर्जा, नो डाउट सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, भूस्मीय ऊर्जा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सौर ऊर्जा। ये जो है बेसिकली सौर ऊर्जा सबसे बड़ा भंडार है, जबकि बाकी सब चीज़ तो सीमित है, लेकिन ये सीमित नहीं है, क्योंकि ये नाभिकीय संलयन रिएक्शन द्वारा चल रहा है एनर्जी, और ये कब तक चलेगा इसका कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। देखिए क्या क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए तथा बी, दोनों तो आई थिंक होना नहीं चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। और नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य क्या है कि भारी परमाणु वाले तत्व जो है वो कम परमाणु वाले तत्वों में टूटते हैं। इस विखंडन के जो परिणाम स्वरूप के लिए या फिर फलस्वरूप के लिए जो एनर्जी उत्पन्न होती है, जबकि सूरज में क्या है, सौर ऊर्जा में उसमें नाभिकीय संलयन है, और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन। तीन दोनों चीज़ को आप लोग एक साथ एक जगह पर करके याद रखिएगा, कन्फ्यूजन ना हो। नाभिकीय संलयन क्या है, सौर ऊर्जा का है, ठीक है, और विखंडन से परमाणु बम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। तो हीलियम है ऑप्शन में, नियान, रेडान, आर्गन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडान। रेडान नामक जो अक्रिय गैस है बेसिकली वायु में नहीं पाया जाता है। अन्य अक्रिय गैस जैसे हीलियम है, नियान, आर्गन, ये सब वगैरह तो आपको ये सब बाकी गैसें वायु में मिल जाएंगी, लेकिन रेडान जो है आपका ये उसमें नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, रेडान। क्वेश्चन नंबर 87, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। इसमें है वाट, वोल्टेज, लोहा, एम्पियर। अब इसमें सेलेक्ट करना है, ऑप्शन ये है 1, 2 एंड सी 2, 3 एंड नेक्स्ट 1, 4। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है केवल वाट। जो बिजली का कंजम्पशन हम मेज़र करते हैं, किस में मेज़र करते हैं, बेसिकली वाट में। तो केवल 1, ऑप्शन ए, वो किलोवाट घंटा से मापा जाता है, तो इसका आंसर आप आई थिंक ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु इसमें क्या देखिए, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, यूरेनियम। तो वही क्या आ जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कितना है, 92, U92। यू देखे थे इसका सिंबल, और इसका परमाणु भार कितना, लगभग 238.08 इसका परमाणु भार है। क्लियर है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 89, इनसैट 2A कब छोड़ा गया। ये भी डेट फैक्चुअल है। तो ये छोड़ा गया था, ऑप्शन देख लीजिए, 4 फरवरी, 18 मई, 74, 75, फिर 10 जुलाई 92, 19 अप्रैल 1975। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 10 जुलाई 1975।